देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्युलराइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर ज्योग्राफी ऑप्शन की बात करें तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है पर्सपेक्टिव, उसमें एक ऐसा कीवर्ड भी मेंशन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम में तो समझने की जरूरत ज़्यादा ही है। तो डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में होने वाला है, तो बने रहिए। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कि रिलीजन एंड ज्योग्राफी आर इंट्रिकेटली बाउंड। होता क्या है कि ज्योग्राफी और रिलीजन दोनों साथ साथ प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट ज्योग्राफी रिलीजन डेवलप हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो रिलीजन डेवलप होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर्स काम करते हैं। सो ज्योग्राफी डिटरमाइन हाउ कल्चर्स एंड रिलीजन डेवलप एंड डिफ्यूज इन स्पेस। तो ज्योग्राफी डिसाइड करती है कि कौन से कल्चर या कौन से रिलीजन या प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स ये बनेंगे और ये किस तरह से डिफ्यूज करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए ये कंट्री है और वो चारों तरफ पानी है, वाटर है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो डिफ्यूज़न होगा, मतलब जो रिलीजन की जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक एरिया दूसरे जगह जाएंगी, वो डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज देर इज़ नो कनेक्टिविटी, राइट। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए एक अच्छी रोड जा रही है, तो यहाँ का जो कल्चर होगा, यहाँ के कल्चर में ज़्यादा कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। वाई? बिकॉज कनेक्टिविटी इज़ देयर। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो डिसाइड करती है कि कोई भी जो डिफ्यूज़न है किसी भी चीज़ का किस तरह से होगा, रिलीजन कैसे डेवलप होगा, कल्चर कैसे डेवलप होगा। अब हम बात करते हैं कि रिलीजन होता क्या है। देखिए, रिलीजन की ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आप डिफरेंट फिलोसोफर से बात करेंगे, देखेंगे तो हर जगह डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई है। लेकिन जहाँ पर हम बात करते हैं तो ये आता है वाई फू ट्युआन। इनका एक व्यू था। उन्होंने बताया था कि रिलीजन, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने रिलीजन के बारे में बात की थी, कि रिलीजन एज एन इम्पल्स फॉर कोहेरेंस एंड मीनिंग। मतलब क्या है कि इम्पल्स है जहाँ पर लोग वननेस को दिखाते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से मिलता हुआ देख लगते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करता हूँ और मुझे पता है कि बाकी जो मेरे नेबर्स हैं वो भी सेम पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं, तो वननेस में देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं से। सो अ रिलीजियस पर्सन सीक स्ट्रक्चर इन देयर वर्ल्ड व्यू। वो अपनी मीनिंग देखना चाहता है कि लाइफ का मीनिंग क्या है। जो हमारे मेटाफिजिकल क्वेश्चंस होते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, बिग क्वेश्चंस होते हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, हमारा टारगेट क्या है, मरने के बाद क्या होता है, आपस में, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आइडिया था इनका, ये था वाई फू ट्युआन का। फिर आते हैं रॉबर्ट स्टोडर्ट। इन्होंने भी ये बोला कि सिस्टम ऑफ बिलीफ, ये जो रिलीजन क्या है, एक सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस है। मतलब कुछ मान्यताओं को या कुछ प्रैक्टिसेस हैं, उनका एक सिस्टम है दैट अटेम्प्ट टू ऑर्डर लाइफ इन टर्म्स ऑफ कल्चरली परसीव्ड प्रायोरिटीज, जो लाइफ को एक ऑर्डरली फ्लो करने में हेल्प करता है। सिंपल है। सो कल्चर एम्बेडेडनेस के बारे में बात करें, सो रिलीजन इज डीपली एम्बेडेड इन द सोसाइटी जनरली वाई। तो मतलब जैसे हम बात करते हैं, अगर हम अपना इंडिया एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया में अगर हिंदुज्म को हटा देंगे तो इंडिया ऐसा कंट्री की वैल्यू खत्म हो जाएगी, या फिर उसकी जो इमेज है वो काफ़ी डिस्टोर्टेड हो जाएगी। ऐसे थाईलैंड से, अगर हम थाईलैंड में से बुद्धिज्म हटा देंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ आएगी। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से क्रिश्चियनिटी हटा देंगे, या हम बात करें मिडिल ईस्ट से मुस्लिम को हटा देंगे, तो सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं डीपली एनरूटेड हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द रिलीजियस ज्योग्राफी के बारे में बात करें, देखिए 17, 18, 19 सेंचुरी में तो मैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिलीजन, यहाँ पर क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड मैप को बनाया गया और वहाँ पर देखा गया भाई कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा रीजन फॉलो करता है। इनके पीछे रीजन ये था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो चाहते थे कि ऐसे एरियाज को देखना जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं, या फिर उनका जो रिलीजन है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको कन्वर्ट करने के लिए उनका टारगेट था कि पहले देख लेते हैं, अगर इस जगह मान लीजिए यहाँ पर जो रिलीजियस लोग नहीं है तो वहाँ पर जाएंगे एज मशीनरी, और वहाँ पर लोग बताएंगे भाई देखो इसको फॉलो कर लो। वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पैसे देंगे, कुछ भी काम करेंगे। उनको पहले एक अपनी जो वैल्यू क्रिएट करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो क्रिश्चियनिटी को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो विडाल एरा के बारे में बात की जाती है, जो ये पॉसिबिलिज्म स्कूल के वो थे। सो फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस पॉसिबिलिस्टिक आइडिया। सो रिलीजन बिकम ए डोमिनेंट एलिमेंट इन द जनरल स्टडीज। लाइफ के बारे में समझने के लिए आपको रिलीजन ये यहाँ पर समझना जरूरी था। कार्ल का पीरियड आता है जिसमें कल्चर डिटर्मिनिज्म के बारे में बात की। ये अलग अलग टॉपिक है, इनको अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें बात करें रिलीजन के बारे में। इवन मॉडर्न एरा के बारे में बात करते हैं। क्यूआर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के बाद ज्योग्राफी ऑफ रिलीजन इमर्जेस इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये सब चीज़ें बहुत जरूरी हैं। रिलीजन के बारे में लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक कंट्री का रिलेशन दूसरी कंट्री से कैसा होगा, राइट। अगर आप एक चीज़ वर्ल्ड को नोटिस करेंगे, जो मुस्लिम कंट्रीज होते हैं आपस में उनके रिलीजन ठीक ठाक होते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजन एक रोल प्ले कर रहा है। जहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर हमें और भी लड़ाई देखने को मिलती है, कई सारी चीज़ें। तो एक कंट्री का दूसरे कंट्री से क्या रिलेशन होने वाला है, हमारी जो आइडियोलॉजी कैसे काम करेगी, ये कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन पर भी डिपेंड करती है। कौन कौन सी बिजनेसेस वहाँ पर चलाए जा सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ की जा सकती है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए रिलीजन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अगर हम बात करें ज्योग्राफी ऑफ रिलीजन के अंदर, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिलीजन की
पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से मेजर डोमिनेटिंग रिलीजन है, उनकी लोकेशन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कौन कौन सेक्रेड प्लेसेस हैं, वो टेम्पल्स भी हो सकते हैं, मंदिर भी हो सकते हैं, वो एक कोई जरूरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो कहीं ना कहीं चीज़ें मैटर करती हैं। कल्चरल रीजन के बारे में बात करेंगे और सेकुलराइजेशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकुलराइजेशन, ठीक है, वो तो सही मात्र रिलीजन है, लेकिन सेकुलराइजेशन का मतलब क्या है, इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक पहला कॉन्सेप्ट आता है कल्चरल हर्थ का। देखिए हर्थ का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ एनीथिंग, लाइक हम जब बोलते हैं कि जहाँ से कुछ ओरिजिनेट होती है, जेनेसिस ऑफ समथिंग, इट्स कॉल्ड दी हर्थ। सो यहाँ पर आता है कि ओरिजिन ऑफ द मेजर रिलीजन। देखिए दुनिया में 3-4 मेजर रिलीजन्स हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकेशंस हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनकी जो जेनेसिस है वहाँ से ही हुआ है। फॉर एग्जांपल एक होता है सिमेटिक हर्थ, बात की जाती है। सिमेटिक हर्थ का मतलब क्या, मिडिल ईस्ट में है, जहाँ पर जो जेरूसलम है, इजराइल पैलेस्टाइन का जो इशू चलता है, जेरूसलम वही है। तो यहाँ पर ये माना क्या जाता है, एक्चुअली प्रूवन भी है कि यहाँ पर जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जन्म हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया के मेजर रिलीजन जिसमें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो आते ही हैं, वो कहीं ना कहीं आपको उनका जो लोकेशन एक पर्टिकुलर जगह ही है, उसको बोलते हैं हम सिमेटिक हर्थ। ऐसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर बुद्धिज़्म और सिखिज़्म और जैनिज्म और बुद्धिज़्म का बर्थ भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो इंडो गैंगटिक जो प्लेन है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 ब्रांचेस की बात की जाती है। वेस्टर्न कोर का मतलब होता है लाइक जैसे मान लीजिए अपना इंडिया है, तो जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर आपको पंजाब वगैरह में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिंदुज़म, सिखिज़्म एंड यहाँ पर हिंदुज़म हो गया। दूसरा जो वाला पार्ट है यहाँ पर आपको बुद्धिज़्म और जैनिज्म देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली इसको हम लोग इंडो गैंगटिक हर्थ ही बोलते हैं। एक चाइनीज़ हर्थ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हम बात करते हैं तोइज़म हो गया, कन्फ्यूशियनिज्म हो गया, यहाँ पर हमें चीज़ देखने को मिलती है। बुद्धिज़्म भी है वहाँ पर, बट अगर हम बात करें कि जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंटली कन्फ्यूशियनिज्म और हो गया आपका तोइज़म देखने को मिलता है। सो दीज आर 3 मेजर हर्थ। अगर हम बात करेंगे अफ्रीका में, देखिए अफ्रीका के अंदर ऐसे कोई मेजर डोमिनेटिंग रिलीजन नहीं है, कुछ छोटे मोटे रिलीजन्स हैं, उनके अपने एथनिक रिलीजन्स हैं, एथनिक सेक्ट्स हैं, वो अलग चीज़ें हैं। बट जो इंपॉर्टेंटली हम बात करें 3 को हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर आता है कि दी सेमेटिक हर्थ को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मोनोथिस्टिक ये ट्रेडिशन में काउंट होता है। मोनो का मतलब होता है वन, थिस्ट का मतलब होता है गॉड, कि एक ही भगवान मानते हैं, लाइक सर्वोपरि एक गॉड है, उन्हीं की पूजा की जाती है, उनकी प्रे की जाता है। जो जुडाइज्म के हैं सबसे पुराना रिलीजन है। सो इमर्ज एज द मोनोथिस्ट फेथ इन जेरूसलम एरिया स्प्रेड थ्रू माइग्रेशन डिफ्यूजन। तो वहाँ तो ये सिमेटिक हर्थ से स्टार्ट हुआ था, बट यहाँ पर क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ, यहाँ के लोग वहाँ चले गए, कुछ एक तरह से माइग्रेशन हुई तो वहाँ पर जाकर करने लगे, डिफ्यूजन हुआ, आपस में लोगों बात कर डिस्कस करा, तो दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। फिर आती है इसमें क्या हुआ, धीमे धीमे जुडाइज्म प्रैक्टिस तो स्टार्ट हुई, बट ये धीमे धीमे करप्ट होना स्टार्ट हो गया। अब उसको ठीक करने के लिए क्रिश्चियनिटी का जन्म होता है। सो ओरिजिनेटेड इन जेरूसलम, स्प्रेड थ्रू द मशीनरी वर्क एंड हायरार्किकल डिफ्यूजन। मिशनरी वर्क का मतलब सिंपल है कि जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर एक पर्सन है जो एक रिलीजन को, लेट्स से एक्स पर्सन है, और मान लीजिए वो किसी, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं क्रिश्चियनिटी का ले लेते हैं, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, लेट्स से वो क्या काम करेंगे, वो किसी पर्टिकुलर जगह जाएंगे जहाँ पर कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करता, या फिर वो चाहते हैं कन्वर्ट कराना, या वो चाहते हैं कि अपने रिलीजन के बारे में बात करना। जैसा आपने सुना होगा 3-4 साल पहले एक पर्सन था एंड ही वाज फ्रॉम द क्रिश्चियनिटी, और जो अंडमान निकोबार की जो सेंटिनेल्स आइलैंड है वहाँ पर जाके चले गए, किस काम के लिए, कि क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रहे थे। तो ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जाते हैं वहाँ पर क्या करेंगे, अपने रिलीजन के बारे में अच्छी बात बताएंगे कि इसमें क्या फ़ायदा है, एजुकेशन पर काम किया जाता है, लोग की समाज सेवा की जाती है। अगर उनसे बोला जाता है कि अगर आपको ये रिलीजन अच्छा लग रहा है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द मिशनरी वर्क। ठीक है, तो उससे रिलीजन फैला है। क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे तो ये पूरा नॉर्थ ऑफ अफ्रीका और पूरा का जो यूरोप है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से स्प्रेड आउट हुआ है। दूसरा होता है हायरार्किकल डिफ्यूजन। हायरार्किकल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज़ तो हो गई कि आपने आपस में बात करी, डिस्कस करा, ये सब चीज़ें, इसमें काफ़ी स्लो प्रोसेस है। एक तरीका क्या हो सकता है कि एक कंट्री का जो मेन लीडर है, अगर लीडर को ही हम लोग मैनिपुलेट करें या उसको समझाएं कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन ज्वाइन कर लीजिए, अगर लीडर उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो उससे क्या होगा, जो उसके नीचे की जो हायरार्किकल चीज़ें होंगी उनको बोलेगा कि भाई आपको रिलीजन फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल दे जाते हैं बुद्धिज्म का। सो बुद्धिज्म का क्या हुआ कि अशोका ने बुद्धिज्म को अपना लिया। उसके बाद क्या हुआ कि बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट देखने को मिलता है, क्योंकि अगर लीडर को एक पर्टिकुलर रीजन को अडॉप्ट कर रहा है तो उसके ऑफकोर्स जो नीचे वाली जो हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर है वो भी उनको प्रमोट करते हैं। दैट्स कॉल्ड द हायरार्किकल डिफ्यूजन। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी के अंदर ये सब होता है। फिर क्या होता है, क्रिश्चियनिटी में करप्शन प्रैक्टिस हो जाती है, उसको फिर से ठीक करने के लिए इस्लाम का जन्म होता है। सो बेस्ड ऑन मोहम्मद इन प्रीचेस इन्फ्लुएंस बाय द क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। तो ऑफकोर्स जुडाइज्म से ही क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियनिटी से इस्लाम आया। तीनों का जो है एक तरह से जो जेनेसिस है एक जगह ही है। सो यहाँ पर इस्लाम का जन्म होता है।
इस्लाम के अंदर भी फिर स्प्लिट हो जाता है, ये शिया और सुन्नी है। तो जो शिया मुस्लिम्स होते हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं, 16% है, और जो रेस्ट हैं वो मेजोरिटी में आते हैं, सुन्नी मुस्लिम्स हैं। सो स्प्रेड टू मेडिटेरेनियन, नॉर्थ अफ्रीका, इंडिया एंड साउथ एशिया। तो ये भी यहाँ से हुआ कि जो अब अफ्रीकन रीजन था वहाँ पर जाके आपको इस्लाम का स्प्रेड आउट देखने को मिलेगा। यूरोप के अंदर इतना ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं हुआ, बिकॉज द रीजन इज़ कि वहाँ पर क्रिश्चियनिटी का अच्छा खासा होल्ड था। लेकिन जब इंडिया की बात करें, ईस्ट पार्ट की बात करें, तो इंडिया के अंदर जो रूलर्स आए, हुमायूं वगैरह, जो दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, तो ये मुस्लिम लीडर थे। तो अगेन यहाँ पर हायरार्किकल डिफिजन में देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो इस्लाम है ये यहाँ तक चला गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज़ अ वेरी बिग स्पॉट फॉर द मुस्लिम पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हमें इस तरह का देखने को मिलता है। तो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इंडो गैगनेटिक हट, जो अपने इंडिया की बात करें, सो ईस्टर्न ट्रेडिशन की बात करें, हिंदुज्म, तो थर्ड लार्जेस्ट रीजन है। पहले आता है क्रिश्चियनिटी एंड देन मुस्लिम एंड देन हिंदुज्म। रीजन ग्लोबली मल्टीपल डाइटीज बट क्लेम मोनोथिस्ट, ओरिजिनली यूनिवर्सलाइजिंग, लेटर बिकम एथनिक। तो देखिए यूनिवर्सल रीजन का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल रीजन का मतलब होता है कि कोई पर्सन उस रीजन को अडॉप्ट कर सकता है इजीली, दैट्स कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलीजन। तो यहाँ पर क्या है कि ये बहुत सारे डाइटीज़ होते हैं, एक भगवान नहीं है, बहुत सारे भगवान हैं। तो यहाँ पर ये पॉलिथिज्म के बारे में बात करता है। बुद्धिज्म हम लोग जानते हैं इट्स अ रिफॉर्म मूवमेंट, क्योंकि जो लेटर वैदिक पीरियड था वहाँ पर ऐसी कर्म प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी, लाइक सती प्रथा, 4 वर्ण सिस्टम, 4 वर्ण सिस्टम हो गया, कंडीशन ऑफ वुमेन वाज बिकम वेरी पैथेटिक, और पर्दा प्रथा, ये सब चीज़ें बहुत ही, चाइल्ड मैरिजेस, ये सब होने लगी। तो लोग काफ़ी परेशान हो गए एंड अल्टीमेटली रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ था? अगेंस्ट द रिजिड हिंदू बिलीफ्स स्प्रेड वाया मिशनरी एंड हायरार्किकल डिफ्यूजन अंडर अशोका, जो मैंने बात की कि अशोका ने अडॉप्ट कर लिया, तो अल्टीमेटली बाकी जो उनकी जो प्रजाति उन्होंने भी उसको प्रमोशन में हेल्प करी। फिर आता जैनिज्म, सो इमर्ज एज ईस्टर्न कोर ऑफ द इंडो गैंगनेटिक हट, एम्फसाइज नॉन वायलेंस एंड एस्थेटिज्म। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसको फॉलो करना, जो रियल प्रैक्टिस है जैनिज्म की। बट ये सिखिज्म कहाँ पर होता है? ये डेवलप्ड वेस्टर्न कोर में होता है, लेटर स्प्रेड टू अदर रिलीजन लाइक कनाडा। अगर हम आज की बात करें तो माइग्रेशन डिफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा कनाडा में। बहुत सारे पंजाबी हैं जो कनाडा में जाकर शिफ्ट हो गए हैं और अल्टीमेटली दे आर प्रीचिंग देयर रिलीजन। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो डिफ्यूजन है उसको हम बोलेंगे माइग्रेशन डिफ्यूजन। देखिए आपको समझने के लिए ज्योग्राफी को रियल लाइफ एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। यहाँ पर रटने उठने से कुछ नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आप कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। अगर हम बुद्धिज्म के बारे में बात करें तो ये क्या होता है? ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की तरह से स्टार्ट किया जाता है इन ईस्टर्न इंडो गैंगनेटिक हट, स्प्रेड वाया मिशनरी वर्क अंडर अशोका। ये वो अशोका ने भी बहुत लोगों को बोला कि भाई जाओ दुनिया को बताओ इस रिलीजन के बारे में, और हायरार्किकल डिफिजन में देखने को मिलता है। यहाँ अगर बात करें मिशनरी वर्क में तो श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, कोरिया तक भी हमें देखने को मिलता है एंड अल्टीमेटली हायरार्किकल डिफिजन भी देखने को मिलता है। फिर क्या होता है कि डिक्लाइन और रिटर्न के बारे में बात करें, सो ओरिजिनल बुद्धिस्ट डिड नॉट सर्वाइव इन इंडिया एज एरियाज वर रिक्लेम्ड बाय द हिंदुइज्म। होता क्या है कि लेटर मौर्यास में ये रिलीजन निकल कर आते हैं, अच्छे खासे काम करते हैं, बट होता क्या है ड्यूरिंग द गुप्ताज एज, तो इट वॉज अ लाइक डोमिनेटिंग बाय द ब्राह्मणिकल सोसाइटी। लाइक यहाँ पर जो रूलर्स थे वो ब्राह्मण से, तो अल्टीमेटली यहाँ पर उन्होंने मना नहीं किया कि बुद्धिज्म को, लेकिन प्रमोशन बंद कर दिया, तो यहाँ पर ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए। लेटर रिटर्न थ्रू द माइग्रेशन ऑफ द मंगोलियाइट्स एंड टू बेल्ट्स, हिमालय रीजन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये माना जाता है कि जो इंडिया के जो बुद्धिज्म जो आज के टाइम हम लोग देखते हैं, तो ये फिर वापस आए, लाइक चाइना से, जो मंगोल्स थे, चाइना मंगोल वाला जो पार्ट है वहाँ से वापस आए, और यहाँ पर 2 बेल्ट में आते हैं। एक आते हैं हिमालय रीजन में, जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड वाला पार्ट हो, कश्मीर वाला पार्ट हो गया, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो अपने हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र बुद्धिस्ट आर फॉर्मर लो कास्ट हिंदूज। अच्छा एक चीज़ और आती है कि अभी वाली बात की जाती है, फिर जो महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो एक्चुअली इट वाज नॉट द ओरिजिनल वन। ये अंबेडकर जी ने अपने जो लास्ट टाइम पीरियड में उन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर दिया था, उनको देखते देखते उनके फॉलोअर्स ने भी रिलीजन चेंज किया था। सो दे आर द लो कास्ट हिंदू हु कन्वर्टेड थ्रू द अंबेडकर मूवमेंट। और बात करते हैं कि रिलीजन स्प्रेड आउट कैसा करते हैं। देखिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। होता है कंटेजियस डिफ्यूजन, मतलब क्या है कि पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, आप किसी से मिलते हैं, आप उनके बारे में सीखते हैं, आप अपने बारे में उनको बताते हैं। इससे क्या होता है, जो रिलीजन है वो एक तरीके से डिफ्यूज हो रहा है। सो अफेक्टेड बाय द डिस्टेंस डिके, तो जितना दूर होगा उतना कम रिलीजन के बारे में पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको आप सब कुछ बताते हैं, लेकिन फिर आपके नेबर्स आते हैं जो थोड़ा बहुत आपको जानते होंगे, लेकिन आप सोचा है कि आपके पीछे वाली गली में या दूसरे सेक्टर में, दूसरे मोहल्ले में कौन जानता है, बहुत कम लोग जानते हैं। सो अल्टीमेटली दिस कॉल्ड द डिस्टेंस डिके, कि जैसा डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है तो उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस डिके। तो यहाँ पर ये चीज़ रहती है। तो कंटेजियस जो डिफ्यूजन होता है ये पर्सन टू पर्सन होता है, कॉन्टैक्ट में काम करता है, लेकिन जो होता है ये ज़्यादा स्लो प्रोसेस है एंड इट इज सब्जेक्ट टू द डिस्टेंस डिके। फिर आता है हायरार्किकल डिफ्यूजन, मतलब क्या होता है, कल्चरल आइडिया इम्प्लांटेड सोसाइटी टॉप, कि मतलब एक सोसाइटी है, सोसाइटी का जो मेन लीडर्स हैं, लाइक से कि किंग है, किंग को बोला गया कि आप उसको कन्वर्ट करा दो। कन्वर्ट कराने के बाद उनके जो नीचे फॉलोअर्स होंगे ये यहाँ पर जल्दी होगा, तो इट्स अ फास्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग। सो लीडर्स कन्वर्ट एंड स्प्रेड फेयर। फिर होता है लोकेशन डिफ्यूजन, लाइक माइग्रेशन हो गया
कि लोग एक जगह से लेकर दूसरे चले गए। जैसे एग्जांपल दिया था कनाडा का, जो सिखिज्म है वो कनाडा में क्यों स्प्रेड आउट हुआ, बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन, डिफ्यूजन एंड मिशनरी। तो सिंपल है कि लोग यहाँ पर जाते हैं और अपने रिलीजन के बारे में बताते हैं, जैसे बुद्धिज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम हो गया, कैरी कल्चरल आइडियाज टू द न्यू रीजन। अगर आप बात करते हैं रिलीजियस डिफ्यूजन के बारे में, तो माइग्रेशन डिफ्यूजन वही चीज़ आगे मैंने समझा दिया है कि माइग्रेट कैरी कल्चर प्रैक्टिसेस टू द होस्ट सोसाइटीज, मेडिटेरियन रेसेस थ्रू द्रविडियन कल्चर टू द साउथ इंडिया। अगेन दूसरा एग्जांपल दिया था सिखिज्म वाला कि कनाडा के अंदर, जो बता दिया। फिर था मिशनरी डिफ्यूजन, मतलब सिंपल है कि इसे यूनिवर्सल रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम है, बुद्धिज्म है, ये अपने मिशनरीज होते हैं, उनको बोलते हैं कि जाइए रिलीजन के बारे में बताइए। तो उस तरह से जो रिलीजन फैलता है उसको बोलते हैं मिशनरी डिफ्यूजन। अब यहाँ पर आता है कि भाई बैरियर्स क्या क्या हैं रिलीजन डिफ्यूजन के। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए एक आइलैंड है और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो बहुत कम चांसेस है कि इसके बारे में लोगों को जानकारी हो गई, डिफ्यूजन काफ़ी स्लो रहेगा। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि कई सारे दिए जाते हैं कि तो फिजिकल बैरियर्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं ह्यूमन बैरियर्स हैं। तो फिजिकल बैरियर का मतलब सिंपल है, ओशियंस हो सकते हैं, माउंटेन हो सकते हैं, डेजर्ट हो सकती है। अगर आप देखेंगे कि अपना जो कश्मीर वाला पार्ट है, तो जो कश्मीर है, जो हिमालयस के जो नीचे वाला पार्ट है, दैट्स अ साउथर्न जो पार्ट है, उसमें आपके जम्मू कश्मीर आ गया है, हिमाचल है और उत्तराखंड है, ये वाला जो पार्ट आता है, तो यहाँ पर आपको सेम कल्चर देखने को मिल जाएगा, सेम तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन जो नॉर्थ वाला पार्ट है, बिकॉज हिमालयस तो काफ़ी डिफरेंट है, तो यहाँ पर क्या है, जो माउंटेन है एज ए बैरियर काम कर रहे हैं, ओशन है तो ओशन ऑफकोर्स काम करेगा। डेजर्ट भी हमें देखने को मिलते हैं कि जो भी कल्चर है, जैसे अपना थार डेजर्ट है, तो जो थार डेजर्ट ही है, इसके इधर वाला जो कल्चर कॉमन है, बट इसके उधर की तरफ जाएंगे तो डिफरेंट कल्चर हमें देखने को मिलेगा। अरेबियन लैंग्वेज है, डेंस फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी काम करती है एक तरीके से, लार्ज रिवर्स हैं, कोई रिवर बहुत बड़ी रिवर फ्लो कर रही है यहाँ पर, तो कैसे काम करेगी। सो क्रिएट डिस्टेंस डिके, टाइम एंड रिसोर्सेज लिमिट ह्यूमन मूवमेंट। और हम बात करते हैं कि नॉन फिजिकल बैरियर्स में आता पॉलिटिकल बैरियर्स हैं। आज हम देखते हैं, आज एज ए कंट्री, एक एज ए स्टेट की डेफिनेशन डेवलप हो चुकी है, आपको वीज़ा लेना पड़ता है किसी और कंट्री में जाने के लिए। अब ऐसा हो रहा है ना कि वहाँ जा सकते हैं, तो एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में काफ़ी कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जैसे ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर रीजन लगे, यहाँ पर लेट से पाकिस्तान है, इंडिया है, तो आज बाउंड्री ये सब चीज़ें इतना आसान नहीं रह गया है। बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं। सो नेशन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज, नेशनल मोबिलिटी, वीजा रिजिम लिमिट मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर। कल्चर बैरियर्स होते हैं, रिलीजियस डिफरेंस लिमिट माइग्रेशन पैटर्न। लाइक ये देखा गया है कि जो मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन जाना पसंद करती है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग होते हैं, वो लैंग्वेज के बारे में बात करें, जैसे आता है लैंग्वेस्टिक एंड द इकोनॉमिकल बैरियर्स हैं, ऐसे ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जो पैसे वाले लोग होते हैं, लाइक दूसरे कंट्री में जाते हैं। हाँ, आप बोलेंगे इस तरह से छोटी कंट्रीज में तो लोग जाते हैं जो पीटी वर्क करते हैं, वो ज़्यादा गरीब होते हैं, बट वो पसंद करते हैं अपनी रिलीजन वाली, अपनी ही लैंग्वेज वाली कंट्री में जाना। फॉर एग्जांपल जो मिडिल ईस्ट है, वहाँ पर आपको लेबरर्स, ये सब जो पेटी वर्क करते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, बट मोस्ट ऑफ टाइम दिस आर द मुस्लिम पॉपुलेशन। जो इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन होती है, वो यूरोप हो गया या फिर USA, कनाडा में जाना पसंद करती है, तो यहाँ पर आपके लिंग्विस्टिक और इकोनॉमिक बैरियर भी यहाँ पर काउंट होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है कि सेकंड प्लेसेस होते हैं, रिलीजियस इम्प्रिंट्स ऑन लैंडस्केप क्या है। देखिए, सेकंड प्लेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई मंदिर होना चाहिए, कोई टेंपल होना चाहिए, कोई मॉस्क हो या कुछ हो, गुरुद्वारा, ऐसा कुछ नहीं है। इट कैन बी एनीथिंग, ये नेचुरल साइट भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है जेरूसलम वेस्टर्न वॉल का है, तो जो जेरूसलम की जो वेस्टर्न वॉल है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्रेड साइट फॉर द ज्यूइश, लोकेटेड एट द एज ऑफ द टेंपल माउंटेन जेरूसलम, जिसको लड़ाई चलती रहती है। बुद्धिस्ट साइट के बारे में बात करते हैं, इंडिया में बहुत सारे बुद्धिस्ट साइट हैं, टेंपल फॉरेस्ट हैं, सेक्रेड ग्रुप्स आपने सुना होगा पक्का कि सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है उनके लिए मान्यता है। आपने बहुत सारी चीज़ देखी होंगी कि आप हिमालयस में जाते हैं, माउंटेन एरियाज में जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन की अलग वैल्यू होती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वहाँ पर एक टेंपल है या नहीं है, तो यहाँ पर ये वाली बात की जाती है। सो अगर हम बात करें कि डेफिनेशन क्या है, सो दैट पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, ये हमारी अर्थ सरफेस का एक ऐसा पोर्शन है विच इज रिकॉग्नाइज बाय द इंडिविजुअल, जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने रिकॉग्नाइज किया है या ग्रुप ने रिकॉग्नाइज किया है। मोस्टली ग्रुप ही होता है, बिकॉज रिलीजन इज मोर अबाउट द ग्रुप ऑफ थिंग, एज वर्थी फॉर डिवोशन, जिनको लगता है कि डिवोशन करने की उसकी वैल्यू है या लॉयल्टी है, उनको एस्टीम प्रमोट करता है। सो जैक्सन की ये थ्योरी है। सेक्रेड स्पेस डज नॉट एग्जिस्ट नेचुरली, ठीक है। इट असाइन सेंसिटी एज ह्यूमन डिफाइन लिमिट एंड कैरेक्टरिस्टिक थ्रू कल्चर एंड एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा नहीं रैंडमली कुछ बना दी, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहता है। फिर आता है यही, फिर आता है यूफियान तो उनका जो पर्सपेक्टिव है, ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्रेड गोज बियॉन्ड टेम्पल्स एंड श्राइन्स, कोई जरूरी टेम्पल श्राइन होनी चाहिए ट्रू के बारे में। सो सेक्रेड फिनोमेना का मतलब स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉमन प्लेस एंड द इंटरप्टेड रूटीन, एम्फेसाइज क्वालिटी लाइक अपार्टनेस, जहाँ पर आप जाकर आपको अकेलापन महसूस हो, अपार्टनेस वाली फीलिंग है, अदर वर्ल्डनेस वाली फीलिंग आती है कि आपको दूसरी दुनिया, लाइट से कि आप भगवान से मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं, आपसे लगता है। ऑर्डरलीनेस आपको देखने को मिलता है, एंड वोलनेस इन डिफाइनिंग व्हाट इज सेक्रेड।
फिर आता है कि रिलीजन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एरिया के बारे में बात करें। देखिए इंटरफेथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक ही रिलीजन के डिफरेंट सेक्ट्स यहाँ पर लड़ाई करते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है। सो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म प्रमोट ट्रेडिशनल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल वैल्यूज विद वन रिलीजन। एग्जाम्पल रिलीजियस जियोलॉटर्स टारगेट फिजिशियंस हु परफॉर्म लीगल अबॉर्शन। जैसे सिंपल है, अगर देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी के अंदर अबॉर्शन फैमिली प्लानिंग को प्रमोशन नहीं दिया जाता है, उसको मना किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है को जैसा करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल था, आई थिंक 2013-14 का था। सो आई थिंक इट वाज एन आयरलैंड की आसपास की बात है, शायद आयरलैंड की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप चेक कर सकते हैं। बट आप समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो वहाँ पर एक इंडियन वुमेन थी और बिकॉज ऑफ दी प्रेगनेंसी उनको काफ़ी पेन हो रहा था और उसमें ये चीज़ डिसाइडेड थी कि हमें अबॉर्शन करना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली वहाँ के जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन्होंने अलाउड नहीं किया, उन्होंने बोला कि नहीं अबॉर्शन हमारे कंट्री में अलाउड नहीं। अल्टीमेटली उसमें बेबी और मदर की दोनों की डेथ हो गई। तो उसके बाद वो चेंज कर दिया गया और बात ठीक है, बट यस इट इज़ ट्रू। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि जैसे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी पॉपुलेशन कंट्रोल मना किया जाता है तो वहाँ पर फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना मुश्किल हो जाता है। फिर आता है इंटरफेथ कॉन्फ्लिक्ट है। सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप या इजराइल पैलेस्टाइन का जो इशू है आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ट्रेडिशनल वैल्यू कैरिड ऑन द पॉइंट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट रिलीजियस। फिर आता है सेक्टेरियन डिवीजन है। जैसे एक ही पर्टिकुलर रीजन में डिफरेंट रीजन है, जैसे हमने बात करी शेवाइट्स हो गए और शियाइट्स हो गए। तो जो शियाज जो हैं, जो शियाइट्स जो हैं वो 16% है और जो सुन्नी है बाकी के बचे हुए हैं, सुन्नी जो मेजोरिटी में आते हैं, इनके बीच में आपस में लड़ाई देखने को मिलती है। लाइक इनकी वजह रीज़न यही है कि मोहम्मद जो पैगंबर साहब थे उनका सक्सेशन कौन लेगा, ठीक है, तो इसके बारे में है। फिर आता है कि सेकुलराइजेशन कंसेप्ट और डेफिनेशन क्या है। देखिए सेकुलर जो वर्ड आया है वो एक्चुअली आया है रेगुलर का अपोजिट। देखिए रेगुलर का मतलब क्या है, रेगुलर उनको बोला जाता था जो वो नन्स हुआ करते थे या मॉन्क्स हुआ करते थे और जो मोनेस्टिक रूल्स हैं उनको फॉलो करते थे, उनको बोला था रेगुलर। अब उसका क्या हुआ, अपोजिट क्या हुआ, रेगुलर का सेक्युलर। जो इनको फॉलो नहीं करते हैं उनको बोलेंगे हम लोग सेक्युलर। जो वर्ल्डली अफेयर से इंटरेस्ट रखते हैं, लाइक ये लोग क्या करते थे, रिनाउंस करते थे वर्ल्डली अफेयर्स को, पैसा प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों को मना करते थे। उनका अपोजिट क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी पैसा उन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं, दैट्स कॉल्ड सेक्युलर। सो सेक्युलर इमर्ज एज द अपोजिशन ऑफ द रेगुलर दो सब्जेक्ट टू मोनेस्टिक ऑर्डर। तो ये चीज़ मैंने बता दिया। सो सेक्युलराइजेशन रिफर टू द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और द प्रॉपर्टी टू द सेक्युलर पोजिशन एंड द यूज। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि सेक्युलराइजेशन और सेक्युलरिज्म दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, क्या चीज़ें हैं। आम जनता ये समझती दोनों सेम चीज़ है, बट नहीं, इन दोनों में एक अच्छा खासा डिफरेंस है। देखिए सेक्युलराइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें आयन लगा होता है, इसका मतलब होता है प्रोसेस। ये प्रोसेस है, मतलब क्या है, डिक्लाइनिंग रिलीजियस इन्फ्लुएंस इन द पब्लिक स्फीयर। मतलब क्या है कि सेक्युलराइजेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर रिलीजन का जो इम्पोर्टेंस है या फिर जो उसका हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस है वो पब्लिक स्फीयर में कम हो रहा है, ऐसा आम जनता में कम हो रहा है, ऐसा मोहल्ले में कम हो रहा है, ऐसा पब्लिक एरिया में कम हो रहा है, हम उसको बोलेंगे सेक्युलराइजेशन। ये प्रोसेस है, ठीक है। एक होता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब क्या होता है, डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस इन्फ्लुएंस इन इंडिविजुअल अफेयर। अगर आपके पर्सनल इंटरेस्ट में, अगर आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर रिलीजन की इंपॉर्टेंस कम हो रही है, लाइक आप सोचकर देखो आज से 30-40 साल पहले या अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो ये एक तरह से कैसा था कि रोज मंदिर जाते थे, आज आप कितना मंदिर जाते हैं। तो उससे क्या हुआ कि रोल ऑफ द रिलीजन, रोल ऑफ टेम्पल तो ये कम हो गया, इसको बोलेंगे सेक्युलरिज्म की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसे सेक्युलराइजेशन, ठीक है। तो सेक्युलराइजेशन और सेक्युलरिज्म डिफरेंस समझ में आया। सो सेक्युलरिज्म जो है इट इज अ मोर ऑफ द प्राइवेट मैटर और जो ये सेक्युलराइजेशन है ये पब्लिक अफेयर है। आई होप क्लियर है। यहाँ पर फिर से बार देख लीजिए कि जो सेक्युलरिज्म है ये इंडिविजुअल अफेयर है जहाँ पर रिलीजन की वैल्यू अपनी पर्सनल लाइफ में कम हो जाती है, और सेक्युलराइजेशन का मतलब क्या है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका इन्फ्लुएंस पब्लिक स्फीयर में कम हो जाता है, दैट्स कॉल्ड द सेक्युलराइजेशन। अब यहाँ पर बोला जाता है कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्युलराइजेशन। देखिए सबसे ज़्यादा बोला जाता है यूरोप में है कि यूरोप के अंदर आप देखेंगे तो बहुत कम ही रिलीजियस लोग मिलेंगे, ज़्यादातर सेक्युलर लोग हैं, लाइक यहाँ पर। अच्छा 75% इंपॉर्टेंट है सब समझाने के लिए। दूसरा बोला जाता है कि अर्बन एरियाज़ में आपने देखा होगा जो गांव के लोग होते हैं, विलेजर्स होते हैं, वो ज़्यादा अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को ज़्यादा मानते हैं, उनको समझना मुश्किल पड़ता है कुछ चीज़ों को असॉल्व करने में। लेकिन आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पर आपको फील हो जाएगा कि यहाँ पर लोग रिलीजन की इतनी परवाह नहीं करते हैं। आप कई बार देखो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर कराते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है हिंदू पर्सन लेकर आ रहा है, मुस्लिम लेकर आ रहा है, आप खाने से मतलब। लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपको विलेज में नहीं देखने को मिलेंगी, वहाँ तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मिड डे मील योजना के अंदर जिसने खाना बनाया और पर्टिकुलर कास्ट या एक कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो आपको ये सब चीज़ें अर्बन एरिया में देखने को नहीं मिलेंगे। सो अर्बन एरिया जो लोग होते हैं दे आर मोर मैच्योर, दे आर मोर लिबरल, इन चीज़ों की इसी देखने को मिलेंगी। थर्ड वर्ल्ड के अंदर हम देखने को मिलते हैं। थर्ड वर्ल्ड का मतलब ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अभी डेवलपिंग फेज में है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान, नेपाल, ये कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं। थर्ड वर्ल्ड का मतलब ये नहीं खराब कंट्रीज़ हैं,
थर्ड वर्ल्ड का मतलब नाम से लगता है, बट एक्चुअली हाँ उनकी क्वालिटी है कि अभी डेवलपिंग फेज में है, लेकिन इसका रीजन और है कि जिन लोगों ने कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में यूएसए और यूएसआर, मतलब यूएसए के सपोर्टर को बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड और यूएसआर के सपोर्टर को बोलते हैं सेकंड वर्ल्ड, तो उन दोनों को अलग हटके बोला कि हम लोग अलग इंडिविजुअल, हम लोग सेपरेट रहेंगे, दैट्स कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। उनकी क्वालिटी है कि ये अभी डेवलपिंग फेज में है, तो वहाँ पर आपको सेकुलराइजेशन कम देखने को मिलेगा। अब आता है कि कोज क्या है सेकुलराइजेशन के लिए, मतलब ऐसे क्या क्या रीजन है। देखिए पहले तो प्रोटेस्टेंट कल्चर है, तो हुआ क्या कि जो डार्क एज रही है, डार्क एज में चर्च पूरा कंट्रोल करता था हर एक चीज़ को, चर्च ने ही जो पब्लिक अफेयर होगी इन सबको डिस्कस करता था, सारी चीज़ें थी, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, जो बता रहा था वो मानना पड़ता था, जबकि वो साइंटिफिकली सही नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ, डार्क एज के बाद हमें देखने को मिलता है रेनेसांस एज, जहाँ पर साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, लोगों ने बताया कि नहीं अर्थ इज नॉट अ सेंटर ऑफ यूनिवर्स, इवन अर्थ इज नॉट अ सेंटर ऑफ दिस सोलर सिस्टम, और अर्थ स्टेबल नहीं है। तो लाइक जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, उसके बाद गैलीलियो आते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी, उन्होंने बोला कि नहीं अर्थ रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। तो ये कहीं ना कहीं बताया है, तो लोगों का विश्वास खत्म हुआ है चीज़ों के ऊपर कि नहीं हमें साइंटिफिक डिस्कवरी को भी देखने की जरूरत है। सो इमर्ज फ्रॉम द रेनेसांस मूवमेंट इन यूरोप, इंक्रीज फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये लोगों क्या हुआ, साइंस और टेक्नोलॉजी पर इन फेथ इंक्रीज हुआ। मॉडर्न स्टेट के बारे में बात की जाती है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी टुक ओवर द चर्च रोल, रिड्यूसिंग रिलीजियस इन्फ्लुएंस। तो आज के टाइम के अंदर मॉडर्न स्टेट हम देखते हैं तो सेपरेशन वाली बात की जाती है कि सेक्युलरिज्म के बारे में बात की जाती है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन लोगों ने सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अपना इंडिया है, इंडिया के अंदर आप 25 से लेकर 28 के आर्टिकल देखते हैं इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट में आते हैं, तो सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रही हो, तो कहीं ना कहीं जब स्टेट इसको प्रमोट कर रहा है तो बाकी लोग भी थोड़ा सा सेक्युलर बनेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आवाज से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिलती है, तो क्या हुआ, लोगों का जो फेथ सिस्टम था उससे अलग हटना पड़ा। ठीक है, एजुकेशन ऑफकोर्स लिटरेसी प्रमोट की जाती है, तो लोग लिबरल बनते हैं, लोग समझदार बनते हैं। सो इंक्रीज लिटरेसी एंड एजुकेशन लेवल प्रमोटेड रैशनल थिंकिंग। अर्बनाइजेशन जब हमने बात की है कि यूरोप के बारे में बात करें तो 70% जो लोग हैं वो अर्बन एरिया में रहते हैं, इंडिया के अंदर 30% है, तो आप समझ सकते हैं कितना कम है। तो इंडिया की पॉपुलेशन 30% अर्बन एरिया में है, और ये 2011 का सेंसस है, एक्चुअली 29.6% टू मोर एक्यूरेट, 30% 70% अर्बन रूरल एरिया में रहती है। अब देखते हैं कि 27-28 में जो सेंसस होगा उसमें क्या निकल कर आते हैं, मेरे 35 से 65% के आसपास आना चाहिए। सो अलाउइंग फास्ट डिफ्यूजन सेक्युलर आइडियाज़, तो ये सब चीज़ें जो हैं सेक्युलराइजेशन की कॉजेज हैं। अब यहाँ पर आते हैं थ्योरीज आती हैं कि मैक्स वेबर की सेक्युलराइजेशन थ्योरी है, और दूसरे आते हैं डर्किम, इनको भी डिस्कस करेंगे, कर लेते हैं इनको भी, चलिए। तो मैक्स वेबर की जो सेक्युलराइजेशन थ्योरी क्या बोलती है, इनका मानना ये था, देखो इन जो मैक्स वेबर थे ये आई थिंक सोशलोजिस्ट थे ये, आई एम सॉरी मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा देख लेना। तो इनका मानना ये था कि साइंस ओवर रिलीजन। उन्होंने बोला कि देखिए लोग पहले ज़्यादा रिलीजियस हुआ करते थे क्योंकि उनको जो बेसिक क्वेश्चंस नहीं मिलते थे, बारिश क्यों हो रही है, आग क्यों लग रही है, डिजास्टर्स क्यों हो रहे हैं, पानी सूखा क्यों पड़ता है, इन चीज़ों को धीमे धीमे क्या हुआ, साइंस ने इनके जवाब देना स्टार्ट कर दिया। तो इनका मानना ये था कि जैसे जैसे जो क्वेश्चन जो साइंस जवाब नहीं दे पा रहा था, साइंस का डेवलपमेंट होगा तो रिलीजन इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। आज भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो साइंस जवाब नहीं दे पाता है, लाइक हमारा बर्थ क्यों होता है, बिग बैंग से पहले क्या था, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा टारगेट क्या है, मरने के बाद हमारा क्या होता है, तो आज भी साइंस नहीं दे पा रहा है। बट रिलीजन के पास मैटर नहीं करता, रिलीजन के पास जवाब सही है गलत है, बट उसका जवाब है, साइंस गलत जवाब नहीं दे सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। साइंस साफ बोलता है कि मुझे नहीं पता है, वो ये नहीं बोलता है कि हाँ ऐसा होता है, जबकि हर रिलीजन में सबको बताया हुआ है। अब सोचकर देखो, इतना सारा रिलीजन है, हर रिलीजन अलग अलग बातें करता है, सब चीज़ तो सेम नहीं हो सकती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि दोबारा जन्म होता है, कुछ रिलीजन बोलते हैं कि नहीं कोई दोबारा जन्म नहीं होता है, देयर इज नो रीबर्थ। अब दोनों तो सेम चीज़ नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोग तो गलती समझ रहे हैं, बट अल्टीमेटली रिलीजन क्या करता है, आपको जवाब देता है, सही गलती बात नहीं करता है, बट आपको जवाब देता है। सो वेवर बिलीव्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वुड ओवरटेक रिलीजन। इनका मानना क्या था कि जैसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा, रिलीजन की वैल्यू कम हो जाएगी। एज साइंस प्रोवाइड रिलायबल आंसर, वी विल बिकम मोर सेक्युलर। सो रिलीजन प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चन, जो हमने बात की है कि जवाब गलत सही फर्क नहीं पड़ता है, बट उसके पास जवाब है। व्हेन साइंस ऑफर बेटर एक्सप्लेनेशन, रिलीजियस इन्फ्लुएंस डिक्लाइन। अगर हम बात करें की कैरेक्टरिस्टिक की, सो सेक्युलराइजेशन व्यूड एज अ परमानेंट फिनोमेनन। बोला था कि धीमे धीमे साइंस डेवलप होगी, क्योंकि साइंस जो होती है हर दिन प्रोग्रेस करती है। कभी ऐसा नहीं होता कि 50 साल पहले साइंस अच्छा था, आज इतना अच्छा नहीं है, तो साइंस हमेशा प्रोग्रेस करती है। सो जैसे साइंस प्रोग्रेस करेगी तो क्या होगा, सेक्युलराइजेशन बढ़ता चला जाएगा, तो इट्स अ परमानेंट फिनोमेना, सोशल फिनोमेना रादर देन इंडिविजुअल। उन्होंने बोला कि देखिए ये सब चीज़ें सोशल भी होंगी, हो सकता है कि पर्सनल लेवल पर आप कुछ भी बिलीव कर सकते हैं, वो अलग चीज़ें हैं, बट सोशली जो होगा, जो सेक्युलराइजेशन है, इट इज गोइंग टू बी इन द सोशल फिनोमेना। पीपल विल ऑलवेज एडेड टू सम रिलीजियस बिलीफ इंडिविजुअली। हाँ, उनका मानना था कि देखिए जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं वर्नेस को दिखाता है, वो दिखाता है कि हम आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो वो
कहीं ना कहीं जो लोग होंगे किसी ना किसी रिलीजन को फॉलो करेंगे, और ये मना नहीं कर रहे हैं, बट ये बोल रहे हैं कि जो सेकुलराइजेशन होगा पब्लिक स्फीयर में देखने को ज़्यादा मिलेगा। सो प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन पब्लिक रिलीजियस इन्फ्लुएंस एंड रिलीजियस बिकम मैटर ऑफ द प्राइवेट चॉइस। तो यहाँ पर जो मैक्स वेबर थे उनका आइडिया था। फिर आता है दुर्किम का भी क्या आइडिया था। उन्होंने बोला कि देखिए सोशल सोलिडरिटी है कि रिलीजन एनहेंस फीलिंग ऑफ सोशल सोलिडरिटी, सोसाइटी रिक्वायर्स रिलीजन टू मेंटेन सोशल कोहेशन। तो उन्होंने बताया कि देखो ये नीड बेस्ड है कि जो रिलीजन है कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत है। अगर इफ देयर इज अ डिमांड सो अल्टीमेटली सप्लाई विल बी देयर। तो लोग कहीं ना कहीं आपस में जुड़ना होता है, भाईचारा दिखाना होता है, और एक वननेस वाली फीलिंग चाहिए होती है, तो कहीं ना कहीं वो रिलीजन काम करेगा। सो रिलीजियस फॉर्म चेंज या सोसाइटी चेंज, रिलीजन भी चेंज होते रहते हैं। जो आज आपको रिलीजन लग रहा है, हो सकता है कि 100, 50, 400, 500 साल के बाद रिलीजन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो आज जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में वो एक्सप्लेनेशन आउटडेटेड हो जाए। तो जैसे ही आउटडेटेड होंगे तो नया रिलीजन उसको ओवरकम कर लेगा। सो रिलीजियस फॉर्म चेंजेस, सोसाइटी चेंज, आउटडेटेड डोगमास रिप्लेस बाय द न्यू फॉर्म ऑफ रिलीजन। ये टेम्पररी फिनोमेना बोला कि देखिए सेकुलराइजेशन व्यूज है टेम्पररी फिनोमेना। वो क्या बोल रहे थे मैक्स वेबर कि ये परमानेंट है, बट यहाँ पर सेकुलराइजेशन के बारे में बात की जाती है दुर्किम के द्वारा कि इट इज अ टेम्पररी फिनोमेना। एज ओल्ड रिलीजन डिक्लाइन, उन्होंने बोला था कि भाई ये टेम्पररी क्यों है, भाई एक रीजन जवाब नहीं दे पा रहा है तो डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन नए क्वेश्चंस आएंगे तो नया रिलीजन आ जाएगा। सो न्यूअर रिलीजन इमर्ज टू फुलफिल सोशल नीड। अब अगर मान लीजिए नया रिलीजन आता है, इसका बेनिफिट, इसका फायदा क्या होगा कि भाई अब एक फिर तो टेम्पररी फिनोमेना हो गया ना, फिर नया रिलीजन आएगा तो अल्टीमेटली ये काम हो ही रहा है। अगर आप देखोगे आज बहुत सारे सेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो बाबा हैं, ये सब चीज़ें, लोग कितने फॉलोअर्स हैं उनके, तो कहीं ना कहीं तो चीज़ दिखाई रहा है ना ये। सो कंटिन्यू रिलेवेंस, सो रिलीजियस सेंटिमेंट इसेंशियल टू द सोसाइटी, द नीड ऑफ सोशल सोलिडरिटी एंश्योर रिलीजियस कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। तो ये वाली बात की जाती है। इन्होंने क्या करा, उन्होंने बताया भी इन चीज़ों देखते हुए कि ऐसा होता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, तो ह्यूमन ज्योग्राफर में तो यहाँ पर ब्रायन विल्सन आते हैं और रोडी स्टार्क आते हैं, जो एक्चुअली जो ब्रायन विल्सन थे इन्होंने वेबर का ही आइडिया फॉलो किया, जिनका मानना था कि सेकुलराइजेशन डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर रिलीजियस थिंकिंग एंड इंस्टीट्यूशन लूज सोशल सिग्निफिकेंस। जो उनका मानना था कि धीमे धीमे क्या होगा, सेकुलराइजेशन आ जाएगा और ये परमानेंट प्रोसेस होने वाला है। तो ये ब्रायन विल्सन भी यही बात मानते थे। इंपेरिकल डायमेंशन दिखाया उन्होंने एक्चुअली यूरोप की स्टडी करी, और यूरोप में देखा कि कितने लोग चर्च को पहले जाते थे, आज कितना जा रहे हैं लोग, कितनी चर्च मैरिज को अडॉप्ट कर रहे हैं, बाप्तिज्म कर रहे हैं, वेडिंग में कितने लोग वहाँ पर जाकर मेंबरशिप ले रखे हैं। तो और उन्होंने देखा कि भाई आज से 20 साल पहले लोग इतने थे, आज प्रोपोर्शन कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि लोग जो हैं सेकुलर हो रहे हैं। सो क्रिटिसाइज बाय, अब यहाँ पर लोग ये बोल रहा जाता है कि जो इनका आइडिया था उसको भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। कुछ लोगों ने ये बोला कि देखिए ये एम्पेरिकल जो अप्रोच है कितनी सही है कितनी गलत है, उसको ठीक से बताना मुश्किल है। हो सकता है आपने वही पर्टिकुलर एरियाज सेलेक्ट करे हो जहाँ पर सेकुलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है। दूसरे ने बोला है कि जो बात करी कि उन्होंने अपना एग्जांपल देते हैं कि देयर वाज अ गोल्डन एज फॉर द रिलीजन, मतलब अल्टीमेटली बात कर रहे हैं डार्क एज की। तो वो बोलते हैं कि डार्क एज का रेनेसेंस स्टार्ट हुआ, लेकिन जो क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि भाई आज भी लोग सुपरस्टिशंस के बारे में बात करते हैं, लोग आज भी अंधविश्वास को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। सो यहाँ पर ये चीज़ें उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर यहाँ पर आता है कि रोडनी स्टार्क मॉडल है, इनका क्या था, ये जो दुर्किम थे उनसे इंस्पायर्ड थे। उन्होंने बोला रैशनल चॉइस मॉडल बोला, और दूसरा बोला रिलीजियस इकोनॉमी मॉडल। एक्चुअली क्या था, जो रैशनल चॉइस मॉडल ये बात करता है, वो ये बोलता है कि देखो आदमी क्या है ना, जो ह्यूमंस हैं, अगर उनके पास एक ही रिलीजन होगा, मतलब जैसे मान लीजिए देयर इज अ टू सोसाइटी, सोसाइटी ए है और सोसाइटी बी है, ये हम इसको मान लेते हैं ये यूरोप है और ये अमेरिका है। रोडनी स्टार्क का मानना ये था, उन्होंने ये बताया कि जो यूरोप की जो पॉपुलेशन है ये ज़्यादा सेक्युलर है, ये अभी ऑर्थोडॉक्स है। रीज़न क्या बोला जाता है, बोलते हैं देखिए यूरोप के अंदर एक ही रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है। अब जब एक ही रिलीजन है तो अल्टीमेटली क्या है कि एक ही रिलीजन है तो लोग उसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं। यूरोप के अंदर क्या है कि मल्टी एथनिक ग्रुप्स यहाँ पर रहते हैं, माइग्रेट करके आए हैं, तो एक रिलीजन इसको फॉलो कर रहा है, एक दूसरा रिलीजन फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, लोग ज़्यादा अपने रिलीजन को कनेक्ट फील करते हैं, तो ज़्यादा है वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर उनका आइडिया था। सो रैशनल चॉइस मॉडल ने ये वाली बात करी कि सप्लाई साइड के बारे में बात करी कि रिलीजियस मोनोपोलीज लाइक यूरोप है लीड्स टू डिक्रीज इंटरेस्ट, बट रिलीजियस डाइवर्सिटी लाइक यूएसए क्रिएट एंथुसिज्म, ये बात करता है। फिर आता है रिलीजियस इकोनॉमिक मॉडल है कि डिमांड साइड अप्रोच है। इनका मानना था कि रिलीजन प्रोवाइड सर्विसेज पीपल नीड, साइंस कैन नॉट आंसर एसेंशियल क्वेश्चन। तो ये वाली बात थी कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा रहेंगे जो साइंस का जवाब नहीं दे पाएगा। ऐसे केस के अंदर आपको रिलीजन का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो ये रोडनी स्टार्क का जो दो मॉडल थे, रैशनल चॉइस मॉडल और दूसरा रिलीजियस इकोनॉमिक मॉडल। तो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ क्लियर हुआ होगा। एंड इट इज़ जस्ट माई लाइक सम ऑफ माई स्टार्टिंग वीडियोज़। तो हो सकता है कि मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँगा, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा उस चीज़ के लिए। मैंने ट्राई किया है
कुछ गलती हो सकती है मुझसे, बट मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ। तो अगर आपको फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।